नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस बार के बजट में क्या होगा इसका अनुमान जो लोग अंदर की बातें जानते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी से परिचित हैं, वो आसानी से लगा सकते हैं। और माना ये जा रहा है कि इस बार का बजट बहुत सारी अफलातूनी चीज़ों से भरा हो सकता है और इस बार का बजट एक नई तरह की अजीबोगरीब, एक निरंतरता से अलग टाइप की दृष्टि से भरा पूरा हो सकता है। सरल भाषा में सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकते हैं, नोटबंदी टाइप के, कुछ भी हो सकता है। और इस बार के बजट में इस बात की पूरी आशंका है कि मोदी जी का जो अपना दिमाग है वो इस बजट में दिखाई दे। अभी हाल में एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने एक बड़े अमीर आदमी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसका अभी तक मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो रिस्क लेने की कैपेसिटी इस बार के बजट में मोदी जी अपनी दिखाने की कोशिश करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वित्त मंत्रालय के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनकी कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान की व्यवस्था को जानता है वो अपेक्षा नहीं कर सकता। दरअसल हो क्या रहा है, जो लोग बजट बना रहे हैं वो लोग एकदम नए हैं। ऐसे समझिए कि आपके घर में, बहुत सरल तरीके से समझाता हूं, आपके घर में भोजन बनाने वाली आती है 5 साल से। उसको पता है कि आपके घर की बूढ़ी दादी जो है उनकी सब्जी में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। चाचा जी को ब्लड प्रेशर हाई है तो उनके खाने में नमक नहीं रखना है। बिट्टू जो है वो खाने में चीज़ वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है। यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बारीक जानकारियाँ। और उसके साथ साथ हल्दी कहाँ रखी है, नमक कहाँ रखा है, और भी भैया मुझे अगर दही मंगाना है तो कहाँ से मंगाना होगा, हींग ये लोग कौन सी वाली खाना पसंद करते हैं, लाल मिर्च कौन सी चलेगी, तीखा लाल या फिर वो जो कश्मीरी लाल। एक पूरा का पूरा छोटी सी रसोई के लिए भी एक होमवर्क है और एक नो हाउ है। इसी तरह से जब सरकार काम करती है, सरकार चलती है, उसके भी नो हाउ होते हैं। और ये जो नो हाउ होते हैं इसको प्रशासनिक में भाषा में कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी, प्रशासनिक निरंतरता। यानी एक अधिकारी जाता है, जो दूसरा अधिकारी आता है, तो उसके बीच में एक चीज़ बड़ी साफ रहती है कि हमको हमारे डिपार्टमेंट की दिशा क्या है, डिपार्टमेंट में कौन से मामले पेंडिंग हैं और उनके बीच की अंतर्दृष्टि क्या है, सरकार क्या चाहती है और किस मामले में संवैधानिक चीजें आड़े आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं। इसके साथ साथ एक चीज और भी होती है, वो होती है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। जैसे आदमी की एक याददाश्त होती है, वैसे एक संस्थान की भी याददाश्त होती है, एक मंत्रालय की याददाश्त होती है, एक विभाग की याददाश्त रहती है। यानी हमारा पीछे से ये चला आ रहा है, 2 साल पहले, 3 साल पहले हमने जो है वो अपने यहाँ पे ये टेंडर आया था, इसको खारिज कर दिया था क्योंकि ये आदमी मंत्री की धमकी दे रहा था, या मंत्री जी नहीं चाहते थे कि इस आदमी को टेंडर दिया जाए। ऐसी अनेकानेक चीज़ें, और ख़ास तौर पे हमारी नीति कहाँ जा रही है, हमारी पॉलिसीज़ कहाँ जा रही हैं, हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें भी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का हिस्सा होती हैं। सरकार क्या चाहती है, उसकी दिशा क्या है, किस तरह की नीतियाँ चाहती है, किस सेक्टर पे उसका फोकस ज़्यादा, ऐसी हज़ारों सैकड़ों चीज़ें एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का हिस्सा होती हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब से अफलातूनी सरकार आई है, इन दोनों का कीमा बना दिया गया है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का भी और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी का भी। तो कीमा बनाने का मैंने कह दिया तो आप मान लेंगे? नहीं, आज तक मैंने कभी कुछ कहा, कभी नहीं चाहा कि आप माने। जो मैं होता है उसके आपको प्रमाण देता हूं।
अभी क्या हुआ है कि जब बजट आने वाला 1 फरवरी को, तो जाहिर बात है जब बजट आ रहा है तो 1 महीने पहले से बजट पे काम शुरू हो जाता है। और इस 1 महीने के बीच में दो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी जो बजट बनाने का काम करने वाले थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये अधिकारी आईएएस अधिकारी हैं और एक बहुत अहम पद पर थे जो काफ़ी पुराने हैं और उनका रोल इस भारत में बहुत बड़ा रहा है। जैसे कि अजय भूषण पांडे, 4 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया। ये आईएएस हैं, उन्होंने यूआईडीएआई मतलब जो आधार वाधार पर पूरा ऑपरेशन है उसके सीईओ रह चुके हैं और हसमुख अधिया से उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी का पद संभाला था, लिया था, समझ लीजिए। और उन्होंने यूआई, आप समझिए आधार कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया और उनको एक्सपर्ट समझ के सरकार लेकर आई थी। और अब कुछ ही समय में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी और वो रास्ता बाहर का तब दिखाया गया है जबकि बजट बनने वाला। अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया का मतलब क्या है? नौकरी से नहीं निकाला गया है, उनको उनका तबादला कर दिया गया है। यानी जो आदमी कुक था उसको कहा चलो कल से तुम खाना नहीं बनाओगे, कल से तुम सिक्योरिटी देखोगे या कल से तुम घर के दूसरे काम देखोगे, क्लीनलीनेस वाला, हाउसकीपिंग वाला काम करोगे। एकदम से चुनाव इस बजट के टाइम पे निर्मला सीतारमण के बजट में वो क्या बना रही हैं जिसके कारण एक अधिकारी को हटाना पड़ा। दूसरा नाम बताता हूं, अरुणेश चावला। अरुणेश चावला एक बेहद ही हाई कैलिबर के अधिकारी समझे जाते रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट करके आए हैं और आईएमएफ में भी काम करने का अनुभव रखते हैं और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो एक ज्ञानी अधिकारी की पहचान हो सकती हैं। उनको मोंटेक सिंह अहलूवालिया के साथ काम करने का अनुभव रहा है और मनमोहन सिंह के सबसे करीबी अधिकारियों में से एक थे, बेहतरीन काम करते थे। कुछ समय पहले ही सरकार उनको यहां लेकर आई थी और बताया जा रहा है कि 6 महीने में ही उनकी जगह एन बजट के टाइम पे बदल दी गई है। तुषार मेहता को लाया जा रहा है और तुषार मेहता का जो बैकग्राउंड है, जैसे हमारे आरबीआई के गवर्नर का बैकग्राउंड हिस्ट्री का था, वो भारत के सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। यानी अब आप सोचिए इनकी जगह पे जो आएंगे वो रेवेन्यू सेक्रेटरी का काम संभालेंगे, वो आदमी जो सॉलिसिटर जनरल रहा है, यानी जो वकील रहा है, लॉ की बैकग्राउंड के आदमी हैं और वो आईएएस नहीं है। उसी तरह से वहां पर अजय भूषण पांडे की जगह तारिक भूषण को लाया जा रहा है, जो पुराने सिविल सर्वेंट तो हैं लेकिन उनकी जो स्थिति है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नहीं है। अब आप इन, हालांकि उनका कुछ एक्सपीरियंस रेवेन्यू कलेक्शन का भी माना जाता है, लेकिन यहां पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके कारण इन अधिकारियों को वहां से हटाना पड़ा। इन चीजों को समझने से पहले आपको कुछ ऐसे आंकड़ों पे जाना पड़ेगा जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में हमारे जानने वाले अंदर के लोग हैं उनसे जो जानकारी ली गई है उसके आधार पे आपको बता रहा हूं। और वो जानकारी ये है कि आज की तारीख में मोदी सरकार में, केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आईएएस अधिकारी नहीं हैं। आईएएस अधिकारी जो हैं वो जब किसी सिस्टम को चलाते हैं तो उन्होंने कार्यपालिका का व्यक्ति होने के नाते संविधान की शपथ ली हुई है, बावजूद इसके कि वो सरकार के सगे हो जाते जिस भी सरकार के हों, बावजूद इसके कि जनता पे डंडा चलाने के लिए हमेशा आतुर और तत्पर रहते हैं, उनके अपने पास में एक विजडम होती है, एक समझ होती है, संवैधानिक कर्तव्य निर्वहन का एक उनके अंदर जुनून नहीं होता, बल्कि उनको घुट्टी पिलाई गई होती है कि बेटा कुछ भी करियो लेकिन ऐसा काम मत करियो जो कि संविधान के हिसाब से गलत हो, क्योंकि बाद में पकड़े तुम जाओगे। ये नहीं कहेगा कोई कि मंत्री जी का आदेश था, यही होता है। तो आईएएस अधिकारी जो है वो इस तरह से आंख बंद करके सारे आदेशों का पालन नहीं करता है।
इसीलिए आरबीआई में आपको हिस्ट्री वाले को बिठाना पड़ता है। और आरबीआई में हिस्ट्री वाला नहीं बैठा था, बल्कि जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि अलग अलग मंत्रालयों में सिर्फ 34% 35% ही आईएएस अधिकारी बच गए हैं। तो ये मंत्रालय चला कौन रहा है? कोई रेलवे सर्विस वाला उठा लाओ, कोई इंफॉर्मेशन सर्विसेज वाला उठा लाओ, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला उठा लाओ, यानी जहां जहां से जो से लोग अपनी विचारधारा, अपने संगठन के लोग, कभी गए हों शाखा में, कभी विद्यार्थी परिषद में गए हों, वगैरह वगैरह, उन सब लोगों को लाकर ब्यूरोक्रेसी में सेट कर दिया गया है। और से और जो ब्यूरोक्रेसी के बाहर के लोग थे वो भी लेटरल एंट्री के अंदर आ चुके हैं। जो जानकारियां हैं 2024 में लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 लोग लाए गए। विभिन्न मंत्रालयों में 45 लोग लेटरल एंट्री से। लेटरल एंट्री का मतलब यह है कि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम देके नहीं आए हैं, इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दिया है। इन भाई लोगों ने क्या किया है, ये भाई लोग कभी कोई अडानी की कंपनी में, कोई अंबानी की कंपनी में, कोई टाटा की कंपनी में, अलग अलग कंपनियों में काम करते थे और इन लोगों को सीधे आईएएस के पद पर रख दिया गया है। 45 लोग हैं और संयुक्त सचिव के स्तर पे 9 पदों पे निजी क्षेत्र के लोग आए हैं 2024 में। नहीं, ये 2019 में पहली बार आए थे, जो मेरे पास जानकारी है। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लेटरल एंट्री से लोग आए, सटीक डाटा नहीं मिल सकता है। अब आप सोचिए कि अगर केंद्र सरकार की पदों पे ये पूरी सरकार चलाने वाले जो लोग, मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी, एक आईएएस लगातार काम करते जा रहे हैं तो उनको एक पूरा सिस्टम पता है, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो देश के संविधान की आत्मा के खिलाफ नहीं जा सकते। और कोई अफलातूनी फैसला आप अचानक लेके आओगे तो कहेंगे सॉरी सर, मैं अपने हाथ से नहीं कर सकता, तो उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। अब आते हैं बजट के पहले ये क्यों लाए गए। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर बजट से पहले इतने बड़े लेवल पे अधिकारियों को हटा दिया जाता है, इसका मतलब है कि इस समय ये अधिकारी किसी ना किसी मामले पर सरकार के साथ सहमत नहीं थे। जिनको आप नवरत्न समझकर, बहुत होशियार समझकर महत्वपूर्ण पदों पे लेके आए थे, कुछ ही दिनों में आपको लगा ये तो हमारे रास्ते का कांटा है, ये हमें अपने तरीके से नीतियां चलाने नहीं देंगे। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं, मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में भी हाल में बताया है कि जो आर्थिक दशा है इस देश की वो क्या है, उसका अंदाज़ा आपको है। जीडीपी का हाल आप जान लीजिए, रुपए का हाल आप जान लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हाल जान लीजिए। जो तेल हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से करना पड़ेगा, रूस से तेल जो इंपोर्ट करते थे उस पर रोक लगा दी गई है। तो बहुत सारी परिस्थितियां आसपास विपरीत परिस्थितियां हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में आप किसी भी प्रकार के किसी सनकी फैसले अगर आ रहा है तो सनकी फैसले को अफोर्ड नहीं कर सकते, झेल नहीं कर सकते, देश नहीं झेल पाएगा। तो एक अनुभवी आईएएस अधिकारी जो है वो उस तरह के प्रयोग को देश के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये हाई इंटेग्रिटी के अधिकारी हैं। मुझे किसी ने बताया जो कि बहुत सीनियर हैं और अरुणीश चावला के भी बहुत सीनियर रहे हैं, वो काफी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि अरुणीश चावला इंटरनेशनल कैलिबर का आईएएस अधिकारी है, आईएमएफ में रहा है, जो कैलिबर कभी मनमोहन सिंह का माना जाता था, उस कैलिबर का आदमी है, हाई डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी का आदमी है। यह आदमी सिर्फ ईमानदारी से भी बढ़ के सत्यनिष्ठा को मानने वाला आदमी है। अब उनका कहना है ये बाद में बदल गया हो तो पता नहीं। और यह आदमी अगर आप सिस्टम में रहेगा तो यह आदमी उल्टा सीधा काम नहीं कर सकता। मुझे अजय भूषण पांडे के बारे में बहुत जानकारी इस तरह की नहीं मिल सकी, लेकिन एक जनरल परसेप्शन है कि ये भी खाटी ईमानदार अधिकारी हैं। जब इन दोनों को वित्त मंत्रालय में लाया गया था तो इनको वहां से, या राजस्व विभाग में लाया गया था तो उनको वहां से क्यों हटाया गया अचानक बजट से ठीक पहले, इसको लेकर ब्यूरोक्रेसी के सर्किल में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो ये जो 4 अधिकारी हैं जिनको इधर से उधर किया गया है, उनका प्रोफाइल आपने देखा और आपने ये देखा कि एक वकील जो है उसको एक
रेवेन्यू के अधिकारी से बदल दिया गया, आईएएस अधिकारी से। और सिर्फ इस वकील को नहीं बदला गया, हमारी 65% ब्यूरोक्रेसी, जो अपुष्ट जानकारी मेरे पास है, वो नॉन आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। तो आप इस देश की पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये जो बजट आने वाला है, उस बजट को लेकर मैंने जो अनुमान लगाया वो इसी आधार पे लगाया कि जब इतनी अजीबोगरीब परिस्थितियां आप वहां देख रहे हैं अंदर, उस टीम के अंदर जो बजट बनाने का हिस्सा है, तो निश्चित तौर पे इस बार बजट में कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है। अब कैसा होगा, क्या होगा, इस देश को हमने बहुत बड़े बड़े झटके झेले हैं, झटका झेलने के हम चैंपियन हैं। एक से एक लोग आए, अंग्रेज तक आ गए, झेल गए हम, मुगल थे, झेल गए, हमने सब कोई तो झेला है, तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जो परिस्थितियां सामने दिख रही हैं, बहुत ही जो है वो ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको लेकर ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बेचैनी है, हलचल है। और ये हलचल जो है वो बता रही है कि किस तरह से भारत में बुरा हाल हो रहा है। आईएएस अधिकारियों की भर्तियां नहीं हो रही हैं। आईएएस अधिकारी के 1 जनवरी 2024 तक आईएएस के 6,858 पदों में से 5,542 अधिकारी कार्यरत थे। ये 1300 पोस्ट, यानी 6,800 में से 1300 पोस्ट आईएएस अधिकारी की खाली पड़ी हुई थी। संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव पदों पर गैर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो मैं आपको बता चुका हूं, और जिसका जो मेरा अनुमान है वो करीब 60% से ज़्यादा है। कुछ लोगों का 50% भी है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है वो 60% की है। अपुष्ट है, उसकी कहीं से कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। और इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर जो सीन चल रहा है, अब आप कल्पना कीजिए, राजा का दरबार लगा है। राजा के दरबार में जो शिल्पी है, जो महल वहल बनाता है, उस शिल्पी को बोल दिया गया कि तुम मजे करो, जाओ, तुमको कहीं और भेज रहे हैं। उसकी जगह खानसामे को लगा दिया कि भाई तुम आज से शिल्पी हो, तुम बहुत बड़े खानसामे हो, तुमको दुनिया की बहुत अकल है, तुम शिल्पी। इसके अलावा जो दरबारी थे उनको कहा तुम लोग दरबार वरबार में बहुत साथ से हो, तुम ज़्यादा हर बीच में टोका टोकी करते हो, महाराज अनर्थ हो जाएगा, महाराज हो जाएगा, महाराज हो जाएगा, भाई तुम बाहर जाओ। बोले क्या? वो वहाँ से द्वारपाल को बुलाओ, द्वारपाल जी आप आओ, आप कल से जो है यहाँ पे काम देखोगे। कौन सा? खानसामे का काम देखोगे या रसोइये का काम देखोगे। इस तरह से पूरा दरबार सजा हुआ है, जिस दरबार में 60% 65% लोग ऐसे हैं जो उस एक विद्या से नहीं आए हैं, यानी इंजीनियर है लेकिन इंजीनियरिंग का वो एक्सपर्ट नहीं है। एक ब्यूरोक्रेसी का एक ब्यूरोक्रेट एक्सपर्ट होता है, फाइल को क्या करना है क्या नहीं करना है, उस फाइल को क्या रोकना है, कौन सी चीज़ करना देश के हित में रहेगा, कौन से में नहीं रहेगा। और वो एक्सपर्ट जो है उसको हटा दिया गया है। कारण जो मुझे लगता है वो यही लगता है कि भैया जो लोग संविधान के अनुसार काम करेंगे उसको वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला जो इकोसिस्टम है, जो हर चीज़ में नेहरू ने ये षड्यंत्र कर दिया, फलां ने ये कर दिया, डीडीयू ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, वो ट्रेन से गिर के मर गए, तुम ट्रेन से नहीं मरे थे जी, शहीद थे, उनको मरवाया गया। ये सब जो लोग घुट्टी पी के आए हैं उनको ये लोग पसंद नहीं आते हैं और इसलिए सबको बदल दिया गया है। अब जो भी होना है अपने हाथ में नहीं है। अपन देश के नागरिक हैं और देश के मालिक भी हैं। हमको पता होना चाहिए, तो जितना पता चलता है एक दूसरे को बताते हैं और हमारा काम एक दूसरे को बताने का है, इसलिए हम बता रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।